एवरीवन, फ्रेंडली विद मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस पे कंसेप्ट स्टडी करेंगे। क्या होता है रिलेशन, उसकी टाइप्स एंड ये सब कुछ, ठीक है। एंड इसे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की क्या स्टडी करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें सेट स्टडी करने की ज़रूरत है। डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन, सेट का जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, जस्ट वो सब स्टडी करने की आप लोगों को ज़रूरत है। इस सेट्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। आप इस वीडियो के आई टैब में जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आप सेट्स की वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। सेट्स के बाद हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझना जरूरी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के जो बेसिक्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें। उसके बाद हम आएंगे रिलेशंस पे। रिलेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। आफ्टर दैट फाइनली हम फंक्शंस पे आएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, प्रोसीजर होगा इसे स्टडी करने का। गाइस, कुछ लोगों को क्या होता है कि पता नहीं होता कि हमें स्टडी कैसे करना है, कि हमें रिलेशन एंड फंक्शन, कई क्या करते हैं डायरेक्ट, उन्हें सेट्स के बारे में नहीं पता होता, लेकिन वो डायरेक्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में स्टडी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गलत वे है। आप लोगों को स्टडी करने का जो राइट वे है वो यही है कि आप लोग सबसे पहले सेट्स के बारे में जानो, उसके बाद आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानो, फिर आप रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में जानो, फिर आप फंक्शंस के बारे में जानो, मतलब रिलेशंस के बारे में, उसके बाद फंक्शंस के बारे में जानो। आप इन चारों चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते चले जाओ, तो आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। सो गाइस, कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नोटेशंस एंड सिंबल स्टडी करेंगे। अब आप लोग सोचोगे यार, अब हमें नोटेशन, सिंबल, ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, है ना। बिल्कुल नहीं, आपको कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है। मैं आप लोगों को एक मेरा याद करने का एक तरीका बताती हूँ। मैंने कभी मतलब पर्सनली टाइम दे के किसी भी मैथ्स का कोई भी फॉर्मूला पर्सनली टाइम दे के याद नहीं किया, या फिर मैं कहूँ कोई भी नोटेशन, सिंबल कुछ भी पर्सनली टाइम दे के याद नहीं किया। मैं क्या करते थे, टीचर जब क्लास में पढ़ाते थे ना, मेरे तभी याद हो जाता था। मैं बताती हूँ कि मैं एक्चुअली करती क्या थी। मैं क्या करती थी कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कुछ सिंबल्स या कुछ भी मुझे याद करने होते थे ना, मैं वो सारी चीज़ें पेपर पे लिख लेती थी। जो भी मेरे काम से रिलेटेड थी, जो भी टॉपिक चल रहा होता था, मैं उसके सारी चीज़ें एक पेपर पे लिख लेती थी। उसके बाद टीचर क्या करते थे, जब क्लास में प्रैक्टिस करवाते थे, जब क्वेश्चंस करवाते थे, जब समझाते थे, तो वो ऑब्वियसली कुछ फॉर्मूलाज पूछते थे, सिंबल्स पूछते थे। तो मैं क्या करती थी, उस पेपर में से देख के टीचर्स को बता देती थी कि हाँ, इस मतलब आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उस पर ये फॉर्मूला लगेगा। तो इससे क्या बेनिफिट होता था कि ये सारे फॉर्मूलाज मेरे इजीली याद हो जाते थे अपने आप। मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि आप इसे पेपर पे लिख लें, सारे सिंबल्स एंड नोटेशंस जो भी इंपॉर्टेंट हैं आप उन्हें लिख लें। उसके बाद जब आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते टाइम आप क्या करोगे, जैसे आपके पास कोई ई का, जिस तरीके से ये साइन है ई का, है ना, तो ये ई का साइन आपके सामने आ गया, तभी आप पेपर ओपन करो और देखो ई का साइन का मतलब क्या है, बिलोंग टू। ठीक है, आपको एक बार, दो बार, तीन बार, मैक्स टू मैक्स 4 बार देखना पड़ेगा। 5वीं बार आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि ई का साइन क्या है, बिलोंग्स टू। आपको बार बार, जैसे हम रट्टे मारते हैं ना, कहते हैं कि रिपीट कर रट्टे मार याद करो, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आप लोगों को जल्दी से खुद मतलब बता देती हूँ हर चीज़ का। डीपली हम बाद में जब यूज़ करेंगे तभी अच्छे से एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ तभी देख लेंगे। बट नेम बता देती हूँ सबका कि क्या क्या किसका क्या नेम है। सो देखिए, आर इस तरीके से डिनोट किया जाए, या फिर हम कह देते हैं कि कई बार क्या होता है कि उसे एक मतलब ऐसे हार्ड सा करके नहीं कह देते कि बार बार, थोड़ा डबल करके कह सकते हैं ना, डबल करके डिनोट किया जाए, कुछ डिफरेंट वे से डिनोट किया जाए, तो उसे हम उस आर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर्स की जो नोटेशन होती है उसे क्या कहते हैं, आर। सेम रैशनल नंबर्स की नोटेशन होती है, उसे क्या कहते हैं, क्यू। अब देखिए यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर और क्यू में क्या मतलब कि कई स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर को रैशनल नंबर और क्यू को रियल नंबर्स लिख देते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा।
आपको ये चीज पता है ना कि आर के अंदर एक तो रियल नंबर्स होते हैं और एक इरेशनल, सॉरी, रियल नंबर्स के अंदर एक तो रैशनल नंबर्स होते हैं और एक इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आप इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं इसे कि क्यू रैशनल नंबर्स और क्यू कॉम्प्लीमेंट, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है हमारे पास क्यू, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर। उसके बाद जो z है उसे इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। ये सारी कुछ नोटेशंस थी। उसके बाद थोड़े से सिंबल है वो देख लेते हैं। देखिए कुछ इस टाइप का ई की टाइप का अगर कुछ इस तरीके का हो तो उसे क्या कहते हैं हम बिलोंग्स टू। अगर उस ई के ऊपर हमने एक लाइन मार दी मतलब उसे कट कर दिया, ठीक है, ठीक है, अगर हमें कोई भी अक्षर है, जैसे मैंने ये अक्षर मान लो मैंने लिख लिया और मुझे लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ लाइन वगैरह मार दूंगी ना उसे कट शो करने के लिए। तो उसी तरीके से इस तरीके से लाइन मार दी और उसके बाद उसे क्या दिया, डज नॉट बिलोंग टू। ई का मतलब बिलोंग्स टू और उसके ऊपर लाइन अगर चली गई तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इसे कहते हैं कि ऐसे सबसे पहले तो इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन, तो इसे कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं, सबसेट। और जब उसके ऊपर लाइन मार दी तो नॉट अ सबसेट। उसके बाद जब ये नीचे वाला, जैसे ये नीचे जो हमें किया था ड्रॉ ये वाला है ना, जब तो ये है तब तो ये सबसेट कहा जाएगा, जब ये नहीं है तब क्या कहा जाएगा, प्रॉपर सबसेट। उसके बाद अगर उस पर लाइन चली गई तो नॉट अ प्रॉपर सबसेट। अब देखिए हम लोग कह दें कि B क्या है, A का सबसेट है, मतलब B क्या है, A से ही बना है, तो हम क्या कहेंगे, A क्या है, B का क्या है, सुपर सेट है। ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बाद में दूंगी, सबसेट सुपर सेट ये कैसे कहा जाता है, बस आप नोटेशन को नाम देख लीजिए। इसे कहते हैं हम सुपर सेट। और अगर हमारे पास वही चीज, जैसे हमारे पास सबसेट का प्रॉपर सबसेट होता है, वैसे सुपर सेट का क्या होता है, प्रॉपर सुपर सेट होता है। हाँ, प्रॉपर सुपर सेट होता है। उसके बाद ये फाई से डिनोट करते हैं, जो हमें फाई कहते हैं इससे डिनोट करते हैं, या फिर हमारे पास जस्ट ये खाली, जैसे सेट को मैंने आप लोगों को डिनोट करना बताया था ना, इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स लें तो वो सेट होता है। वैसे ही अगर ये ब्रैकेट्स खाली हो ना, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। और अब म्यू, ये म्यू या फिर हम कह सकते हैं कि यू, इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ये दो डॉट्स हमने बहुत बार देखे हैं ना इस तरीके से, या फिर ये स्लैश देखी है, तो इसका क्या मतलब होता है, सच दैट। उसके बाद जो ए है, ए को उल्टा करके लिख दो, ठीक है, तो ए को रोटेट करके लिख दो, उल्टा करके लिख दो, कुछ भी कह लो, तो उसे क्या कहते हैं, फॉर ऑल, ठीक है। और ये जो हम वी को उल्टा करके लिख देते हैं उसे क्या कहते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन मतलब जोड़ना। तो ये थी हमारी कुछ सिंबल्स एंड नोटेशन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने दो सेट लिए, एक सेट ए और एक सेट बी। ए सेट में जो मेरे एलिमेंट्स हैं, एक तो मेरा एलिमेंट है डॉग जिसे मैं डी से डिनोट कर रही हूँ, और एक एलिमेंट है कैट जिसे मैं सी से डिनोट कर रही हूँ। और सेट बी में भी मेरे पास दो एलिमेंट है, एक है मेरा मीट जिसे मैं एम से डिनोट कर रही हूँ, और सेकंड है मिल्क जिसे मैं आई से डिनोट कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, अरेंजमेंट्स बनानी है इसकी। अरेंजमेंट्स किस तरीके से बन सकती हैं, आई होप आप लोगों को अरेंजमेंट्स का मतलब पता होगा, अरेंजमेंट्स कैसे बनाते हैं, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को समझाती हूँ इस तरीके से। देखिए सबसे पहले अरेंजमेंट्स बनाने के लिए अगर हम बात करें डॉग की, जो डॉग है वो मीट खाता है, तो डॉग को हम मीट के साथ रिलेट करते हैं। आफ्टर दैट जो डॉग है वो मिल्क भी पीता है, तो डॉग को हम क्या करते हैं, मिल्क के साथ रिलेट करते हैं। अब अगर हम बात करें कैट की, ठीक है, जो कैट है, जो कैट है, कैट मीट खाती है ना, तो कैट को क्या हम मीट के साथ रिलेट करेंगे। और कैट मिल्क भी पीती है, तो कैट को मिल्क के साथ भी क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ये चार हमारे क्या बन गए, अरेंजमेंट्स। और इन्हें हम किसके अंदर डिनोट करेंगे, एक करली ब्रैकेट्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं
सेट। सेट को इसी ब्रैकेट्स के अंदर डिनोट करते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सेट। अरेंजमेंट्स का सेट बन गया, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो ये वाले एलिमेंट है जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स में है, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑलराइट, तो आप लोगों को यहां तक समझ आएगा। उसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं और उसके बाद आपको धीरे धीरे और ज्यादा क्लियर होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए डेफिनेशन में क्या दिया है, गिवन टू सेट्स, दो सेट्स थे हमारे पास ए एंड बी, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल यूनिक ऑर्डर्ड पेयर्स। एक सेट होता है हमारे पास सारे यूनिक ऑर्डर्ड पेयर्स का, यूजिंग वन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब इस डेफिनेशन को लेके हम उसी एग्जांपल पे चलते हैं तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले गिवन टू सेट ए एंड बी, हमारे पास दो सेट्स दिए हैं, एक ए और एक सेट बी। और अब हम बात करते हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास सेट है ऑफ ऑल यूनिक ऑर्डर पेयर, सभी यूनिक ऑर्डर पेयर्स का। ऑर्डर पेयर बनाए थे ना हमने, डॉग का मिल्क के साथ, डॉग का मीट के साथ, इसी तरीके से मतलब कुछ बनाए थे हमने, कैट का मीट के साथ, कैट का मिल्क के साथ, है ना। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर पेयर बनाए थे। तो ये ऑर्डर पेयर क्या है, यूनिक है, सारे के सारे अलग है ना। अब डॉग को है हमने क्या है, मीट के साथ रिलेट किया, तो अभी बाकी सब में और किसी में डॉग और मीट साथ में तो नहीं आ रहे ना, तो सभी ऑर्डर पेयर अलग अलग है ना, अपने अपने यूनिक है ना। तो वही चीज कह रही है डेफिनेशन, सेट है यूनिक ऑर्डर्ड पेयर्स का यूजिंग वन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है वो सेट ए से है और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो सेट बी से है। मतलब क्या इसका, देखिए ये ऑर्डर पेयर क्या होता है, जो ये एलिमेंट है ना हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स में जो एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। और जो इस ब्रैकेट में जो ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट है, उसके बाद ये वाला एलिमेंट जो डी है, डी सेट ए से है ना, एम सेट बी से है ना, यहाँ पे डी सेट ए से है ना, आई सेट बी से है ना, सेम यहाँ पे। तो जो एक फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो हमारा ए से है और सेकंड वाला एलिमेंट क्या है हमारा बी से, ठीक है। अब जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट है यूजिंग वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है सेट ए से है और सेकेंड एलिमेंट बी से है, तो उन कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी की फॉर्म में। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो हमारे पास ए सेट है, जो फर्स्ट सेट है, उस सेट का जो एक एलिमेंट है ना, बी सेट के हर एलिमेंट के साथ क्या करे, रिलेट करे, हर एलिमेंट के साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन अपना बनाए। जैसे सेम सेट मतलब सेट ए का जो सेकंड एलिमेंट है बी सेट के हर एलिमेंट के साथ क्या करे, रिलेट करे, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन डिनोट कैसे करते हैं, हम ए क्रॉस बी की फॉर्म में डिनोट करते हैं, जहां पे ये हमारे पास पता है हमें सेट के लिए हम ये चीज डिनोट करते हैं, जब हमने सेट किया था वहां पे हम लोगों ने ऐसे ही डिनोट किया था ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए कोमा बी, सच दैट का साइन, ठीक है। ए है जो हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से। कैपिटल ए देखिए पहले है ना, तो ए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बी क्या बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी से, तो वही कैपिटल बी बाद में है ना, तो बी क्या लिखा हुआ है हमारे पास बाद में। अब ये मत कर देना आप लोग कि ए बी का आप लोग बी ए कर दो, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग ऐसे कर दोगे ना तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये गलत होगा, ठीक है। आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसके बाद पता चलेगा। देखिए ए बी, ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती। जैसे मैंने यही कहा ना कि ए और बी को हम कभी भी बी और ए नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते ये, ठीक है। ए और बी और ए, ये और ये दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद जो ए सेट है उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो इनफाइनाइट सेट के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट सेट। अच्छा, अगर हम ए को
फाइव क्या था हमारे पास, जो एम्प्टी सेट था। अगर फाइव को एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो हम रिलेट किसके साथ करेंगे, ठीक है। अब फाइनाइट वाला भी एक बार देख लीजिए दोबारा। जो ए है, ए को जो फाइनाइट से करेंगे, ए में मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है मेरे पास 1, और यहाँ पे मेरे पास कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो 1 को पहले इस नंबर के साथ, दूसरे नंबर के साथ, तीसरे नंबर के साथ, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर के साथ रिलेट करेंगे ना। जब इनफाइनाइट नंबर के साथ रिलेट करेंगे तो ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर बनेंगे तो सेट कौन सा बनेगा, इनफाइनाइट सेट। अब बात करते हैं कि हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो कहती है कि अगर हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे क्या कहते थे, ऑर्डर पेयर जब ए क्रॉस बी करते थे, दो एलिमेंट्स की में कार्टेशियन, दो सेट्स में, दो डिफरेंट सेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे तो उन्हें कहते थे ऑर्डर पेयर। अगर हमारे पास सेम सेट 3 हो, मतलब क्या है, क्रॉस हमारे पास बीच में 2 लगे हुए हैं, मतलब क्या है कि ए क्रॉस ए, ठीक है, इस तरीके का कुछ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। अब अगर बात करें कि कितने, मतलब हम क्या देंगे कि कितने ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेंगे, वो कैसे पता चलेगा, वो ए क्रॉस बी से पता चलेगा। हमारे पास ए क्रॉस बी में हमारे पास ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ए में है ना, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास बी में है, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे हम एग्जाम्पल की थी उसमें जाते हैं और देखते हैं। देखिए इसमें ए में कितने नंबर ऑफ एन ए कितना था हमारे पास, कितने एलिमेंट्स थे, 2। एन बी कितने एलिमेंट्स थे इसमें, 2। तो एन ए क्रॉस एन बी, यही कहा था ना हमने, मतलब 2 क्रॉस 2। तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बने हमारे पास, 4। तो टोटल ऑर्डर पेयर हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 4। उसके बाद अभी भी आप लोगों को, मुझे पता है थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो हम एक एग्जांपल करते हैं। देखिए क्या है, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और एक बी सेट दिया हुआ है। 2 सेट है हमारे पास, ए सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट है 1 और 2 एलिमेंट्स है। इस तरीके से कुछ डिनोट करके देती हूँ मैं आप लोगों को, 1 2 3। ये मेरे पास कौन सा सेट है, ए सेट। ये मेरे पास कौन सा सेट है, बी सेट, जिसे मैंने डिनोट किया 1 और 2 से। अब इसमें रिलेशंस, अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, रिलेशंस कैसे बनेंगे, देखिए ए क्रॉस बी मैंने बनाना है, पहले मैंने ए क्रॉस बी बनाना है। तो पहले मैं ए को, मतलब 1 को 1 से रिलेट करूंगी, 1 को 2 से रिलेट करूंगी। देखिए 1 को 1 से रिलेट किया है, 1 को 2 से रिलेट किया है, फिर मैंने 2 को 1 से रिलेट किया है, 2 को 2 से रिलेट किया है। देखिए 2 को 1 से, 2 को 2 से, फिर 3 को 1 से रिलेट किया है, 3 को 1 से, 3 को 2 से रिलेट किया है, देखिए 3 को 2 से। तो ये होती है हमारी ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करें कि यहीं पे मैंने बी क्रॉस ए की बनानी है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 एंड 1 2 3। अब अगर हम बात करें बी क्रॉस ए की, तो देखिए 1 को यहाँ पे 1 से रिलेट किया है, 1 को 2 से, 1 को 3 से। जैसे यहाँ पे 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 2 को 1 से, 2 को 2 से रिलेट किया, 2 को 3 से, सेम 2 को 1 से रिलेट किया, 2 को 2 से रिलेट किया, 2 को 3 से रिलेट किया। अब आप लोग ये देखिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इन दोनों में देखिए 1,1 तो दोनों में सेम है, ठीक है, अलग बात है। 1,2 भी सेम है, ठीक है, छोड़ो। 2,1 है, ठीक है। अब 1,3 है इसमें, और इसमें 3,1 है। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि 1,3 कभी भी 3,1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें सेम है, 2,2 भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये 2 एलिमेंट्स ने ही प्रॉब्लम क्रिएट की ए बी और बी ए को इक्वल करने के लिए। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है 3,1 है, इसमें ऑर्डर पेयर क्या है 1,3 है, सेम इसमें ऑर्डर पेयर क्या है 3,2 है, इसमें क्या है 2,3 है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग हो गए ना अपने पास। तो ये थे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर इसमें ही हम बात कर लें कि कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, हम चेक कर लें। अगर एन ए इंटू एन बी, एन ए कितना है हमारे पास 3, एन बी कितने है हमारे पास 2, तो ओवरऑल ऑर्डर पेयर कितने होने चाहिए 6। और कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम बात करें बी क्रॉस ए के ऑर्डर पेयर की,
ठीक है, बी क्रॉस ए, तो एन बी क्रॉस एन ए मतलब 2 क्रॉस 3। ऑब्वियसली हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, ठीक है, तो इसका भी 6 आएगा आंसर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास चाहे तो ए क्रॉस बी निकाल लो, चाहे बी क्रॉस ए निकाल लो, जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ना वो दोनों में ही क्या होंगे, सेम होंगे। ये थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। क्या होते हैं रिलेशन? सबसे पहले हम ये देखते हैं रिलेशंस का मैथमेटिक्स में भी वही मतलब होता है जो हमारी नॉर्मल लाइफ में होता है। नॉर्मल लाइफ में रिलेशंस का मतलब क्या होता है, रिश्ते, संबंध, ठीक है। अब जैसे रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, कोई भी एक रिश्ते को निभाने के लिए सबसे पहले तो 2 जने होने चाहिए, 2 पर्सन्स होने चाहिए, तभी एक रिश्ता कंप्लीट होगा ना। जैसे हम कह दें कि हमारा एक टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, तो एक टीचर एक स्टूडेंट का होना जरूरी है। फ्रेंड्स का रिश्ता है तो 2 फ्रेंड्स का होना जरूरी है। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी अगर हम बात करें कि रिलेशन को कंप्लीट होने के लिए, रिलेशन को पहले प्रेजेंट होने के लिए 2 सेट्स का होना जरूरी है। जब तक हमारे पास 2 सेट्स नहीं होंगे तब तक क्या रिलेशन नहीं हो सकता। अब रिलेशन को हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है रिलेशन, ठीक है। देखिए हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें ए है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी। सबसे पहले अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बनाते हैं इसकी ए क्रॉस बी। पहले 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, सेम 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 3 को 1 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 4 को 1 के साथ, 4 को 5 के साथ एंड 4 को 6 के साथ। तो ये क्या हमारी बन गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे रिलेशन की मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखाई है एंड आप लोगों को पिछली एग्जांपल से रिलेट करके भी दिखाऊंगी इसे। जैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले तो करली ब्रैकेट्स में होगी क्योंकि ये जो बाद में हमारे पास बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, सेट। ओके, यहाँ पे हमने कहा है कि ए कोमा बी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए सच दैट, हमने कंडीशन एक रूल दे दिया इसे उसके बाद कि जो ए है वो इक्वल होना चाहिए बी का। हमें उसमें हमने रिलेशन दे दिया कि हमें सिर्फ ऐसे ऑर्डर, जो हमारी ये एग्जांपल है ना, जो इस एग्जांपल से हमें जस्ट ऐसे ऑर्डर पेयर्स लेने हैं जिसमें ए कॉमा बी क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसमें देखिए जैसे सबसे पहले 1,4 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 कभी 4 के इक्वल नहीं होता। सेम 1,5 भी नहीं हो सकता, 1,6 भी नहीं हो सकता, 2,4 भी नहीं हो सकता, 2,5 भी नहीं हो सकता, 2,6 भी नहीं हो सकता, सेम एज 3,4 भी नहीं हो सकता, ठीक है, 3,5 भी नहीं हो सकता, 3,6 भी नहीं हो सकता, लेकिन 4,4 हो सकता है क्योंकि 4 क्या है, 4 के इक्वल है। तो ये हमारे एक रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। इसके बिना देखते हैं कोई और आ सकता है, 4,5 नहीं हो सकता, 4,6 नहीं हो सकता। तो हमारे रिलेशन में सिर्फ यही ऑर्डर्ड पेयर आएगा जो हमने रिलेशन वहां पे क्या किया था, डिफाइन किया था। देखिए यहाँ पे जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी, ए को बी से इक्वल होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब ए क्या है कैपिटल ए से और बी क्या है कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, 4,4। तो यह होता है हमारा रिलेशन। अब मैं इससे कुछ एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे ए कॉमा बी सच दैट ए और बी के हम बीच में रिलेशन बना देते हैं कि ए हमारे बी से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक ऐसा रिलेशन बना देते हैं वेयर ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। चलिए ऐसा रिलेशन देखते हैं इस एग्जांपल में। सबसे पहले हमने क्या कंडीशन लगाई, ए क्या है, छोटा होना चाहिए बी से, ठीक है। ए कौन कौन सी है, ये वाले ए है ना हमारे पास। तो देखते हैं अब ये कैसे हो सकता है, क्या होगा ये, ठीक है। अब देखिए 1 और 4 में 1 ए है और 4 बी है, 1 4 से छोटा है ना, तो हमारा जो रिलेशन है उसमें 1,4 आएगा।
अच्छा, अगर 1,5 की बात करें तो वो भी आएगा क्योंकि 1 5 से छोटा है। 1,6 की बात करें तो वो भी आएगा क्योंकि 1 6 से छोटा है। अब 2,4 की बात करें आएगा क्योंकि 2 क्या है 4 से छोटा है। 2,5 की बात करें तो वो भी प्रेजेंट होगा। 2,6 की बात करें तो वो भी प्रेजेंट होगा। 3,4 की बात करें प्रेजेंट होगा। 3,5 भी आएगा। 3,6 भी आएगा। अब 4,4 इस रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लेस देन का साइन लगाया है। लेस देन इक्वल्स टू का होता तो हम बात कर लेते, लेकिन 4 से छोटा तो नहीं होता ना। 4 तो 4 के क्या होता है बराबर होता है, तो क्या 4,4 हमारे सेट में नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करें 4,5 की तो होगा प्रेजेंट, 4,6 की तो होगा प्रेजेंट। ये हो गया हमारा रिलेशंस। ये हमारा जो ये रिलेशन है ना, उस रिलेशन से मिलके ये हमारे पास क्या बन गया, उसका सेट बन गया। अच्छा, अगर इसी रिलेशन को मैं यहाँ पे चेंज कर दूं इक्वल्स टू के साइन में, तो क्या मेरा 4,4 इसमें बिलोंग होगा? होगा ना, क्योंकि 4 से छोटा नहीं है, लेकिन 4 के बराबर भी तो है ना। उन्होंने यही कहा है या तो छोटा हो या बराबर हो, तो बिलोंग होगा ना इसमें। तो ये होता है हमारा रिलेशन। अब हम कुछ बात कर लेते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की। क्या होती है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब चीजें होती क्या है? ठीक है, तो देखिए डोमेन जो होती है उसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद जो पीछे एग्जांपल की थी उसी एग्जांपल के साथ अच्छे से समझेंगे। देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स फॉर द फंक्शन, फंक्शन के लिए जितनी भी पॉसिबल इनपुट्स हैं, इनपुट्स मतलब जो हम खुद प्रोवाइड करते हैं, वो सारे पॉसिबल इनपुट्स को क्या कहेंगे हम? डोमेन। अब देखिए डोमेन का इस एग्जांपल में सबसे पहले इनपुट्स कौन सी है? ए वाली, जो हमने खुद ने प्रोवाइड की है। तो जो ये है हमारे पास क्या है? डोमेन है। अब इसमें इससे कौन से एलिमेंट्स हैं जो डोमेन के अंदर आएंगे वो देखते हैं हम। देखिए, जैसे मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया था यहाँ पे A इज इक्वल्स टू बी वाला, वही रिलेशन हम वहां पे लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास रिलेशन था A इज इक्वल्स टू बी, इस रिलेशन से हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे? 4,4। इसके बिना कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसमें जो A पोजीशन पे हमारे पास नंबर है वो कौन सा है? 4। तो 4 क्या हो गया हमारा डोमेन का एलिमेंट। अब इसके बिना हम कुछ और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले ली कि A इज इक्वल्स टू 2B। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो, या फिर ये वाली नहीं, एक काम करते हैं, ये एग्जांपल लिखते हैं B इज इक्वल्स टू 2A। ये एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें से क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो B क्या है? B में 4 जैसे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2,4 हो गया। ठीक है, अब और कौन सा? 5 तो बन नहीं सकता 2 टाइम्स कुछ भी करके। 6 बन सकता है। 6 किसके साथ बनेगा? 3 के साथ। 3,6। तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स ऐसे आएंगे, 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे इस रिलेशन के सेट में, 2,4 एंड 3,6। अब इसमें जो 2 एंड 3, जो ये एलिमेंट है ना 2 एंड 3, ये क्या है? हमारी डोमेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेंज की, कि रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। ये ध्यान दीजिए, आउटपुट्स ऑफ अ फंक्शन। देखिए उसी एग्जांपल पे हम चलते हैं और समझते हैं कि रेंज क्या होती है। जैसे सेम एग्जांपल हमने ली B इज इक्वल्स टू 2A वाली, तो उसमें डोमेन थी हमारी 3,2 और 3। ठीक है, डोमेन हमारे पास ये थी। 2 और 3 हमने क्या दी? इनपुट दी, मतलब A की वैल्यू हमने 2 पुट की, A की वैल्यू हमने 3 पुट की। जब हमने A की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास B की वैल्यू क्या आई? 4। अच्छा, A की वैल्यू हमने जब 3 पुट की तो B की वैल्यू क्या आई? 6। तो हमने इनपुट क्या दी? 2 एंड 3। ठीक है, एंड हमारे पास आउटपुट्स क्या आई? 2 पे हमारी आउटपुट क्या आई? 4 एंड 3 पे हमारी आउटपुट क्या आई? 6। तो हमारा जो है 4 एंड 6 क्या है? यहाँ पे रेंज है। ठीक है, ये B में जो 4 एंड 6 क्या है? रेंज है, 5 नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी कोडोमेन की मैं आप लोगों को यहीं पे समझा देती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे।
कोडोमेन क्या होती है हमारे पास, जो बी वाला जो सेकंड जिसमें रेंज होता है ना, वही जो सारा का सारा सेट होता है 4 5 6 जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट है, वो सारे के सारे सेट को कोडोमेन कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, जैसे रेंज में तो हमने 4 और 6 फाइंड किया था, रिलेशन के अकॉर्डिंग फाइंड किया था, लेकिन कोडोमेन में कोई रिलेशन कुछ नहीं होता, बस उसमें एक जो हमारे पास आउटपुट वाला सेट होता है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो उस आउटपुट वाले सेट में, उन सारे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट्स। अब देख लेते हैं कोडोमेन की थोड़ी सी डेफिनेशन की, कोडोमेन होता क्या है। देखिए, द कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन की कोडोमेन क्या होगी, इज द सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स, जो भी हमारे पास आउटपुट्स होंगी वो सारी क्या होंगी हमारे पास, कोडोमेन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले आप लोगों ने जो भी पढ़ा आप लोग 11th क्लास में स्टडी करके आए हैं, लेकिन जो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है ये मेन 12th क्लास का टॉपिक स्टार्ट होता है, जिससे 12th क्लास में के एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं और आपकी बुक में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से स्टडी कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। सबसे पहला जो हमारे पास रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ठीक है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, जैसे हमने पहले एक ए सेट था हमारे पास 1 2 3 और 4 एंड बी सेट था हमारे पास 4 5 एंड 6। ये सेट्स थे ना हमारे पास। मैंने यहाँ पे मान लो कि रिलेशन डिफाइन कर दिया कि जो मेरे पास ए है ना, जो ए इसमें कैपिटल ए में बिलोंग करेगा वो हमेशा बड़ा होगा कैपिटल बी से। क्या इसमें कोई रिलेशन बन सकता है क्या? 1 4 5 6 में से किसी से बड़ा हो सकता है क्या? 2 हो सकता है इनमें से बड़ा, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है? नहीं ना। तो इसमें अगर हम इस रिलेशन को बनाएंगे तो इस रिलेशन में कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा? कोई भी नहीं आएगा ना। तो ये इस तरीके से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को, है ना। तो एम्प्टी रिलेशन को भी इसी तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एम्प्टी रिलेशन। अब पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन। अ रिलेशन आर, एक ऐसा रिलेशन इन सेट ए, सेट ए में एक ऐसा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कहा जाएगा इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी एलिमेंट है ए का वो रिलेटेड नहीं होगा एलिमेंट ऑफ ए। अब ए बार बार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि हमारे पास डोमेन भी ए ले ली जैसे हमने वहां पे ली थी, और बी की जगह उन्होंने वापस से यही सेट ले लिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी होता है। तो ये चीज इस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो जो ये वाला ए है ना, इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा रिलेशन है, जो हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है इस सेट ए पे ना, वो रिलेशन ऐसा कोई भी एलिमेंट उसमें बिलोंग नहीं कर रहा कि इसके साथ क्या है, रिलेट करे। जैसे हमने पहले एग्जांपल की थी ना, बिल्कुल वही एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास ए सेट है, मान लीजिए जो हमने पहले लिया था वही लेंगे 4, ठीक है। बी सेट है हमारे पास 4 5 एंड 6। अब इसमें यूनिवर्सल रिलेशन तब होगा जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई थी ना, ए क्रॉस बी करके, उसमें क्या था, सारे के सारे एलिमेंट थे। 1 को पहले इन तीनों से रिलेट किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को, फिर 4 को। तो जो ये सारे एलिमेंट, सारे के सारे जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर बने थे ना, वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर एक ऐसा रिलेशन बनाओ कि उस रिलेशन में वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर क्या हो, प्रेजेंट हो। जैसे हमने एक रिलेशन बनाया था कि ए क्या है, या तो छोटा हो या क्या बराबर हो बी के, उसमें हमारे पास जो सारे के सारे इसके एलिमेंट्स आ गए थे ना, वो था हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए, वैसे तो टाइप्स ऑफ रिलेशन सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब 3 भी 4 कहेंगे, एक्चुअली 3 होंगे, बट चौथा इन तीनों के साथ रिलेटेड ही होगा। तो 3 मेन कौन से कहेंगे हम? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, अगर आप लोग ये अच्छे से समझ गए ना,
तो आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से होगी सीरियसली। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव से ही आपको समझ आ रहा होगा कि मतलब क्या है। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन, किसी चीज की रिफ्लेक्शन होना। जैसे मिरर के सामने हमने कुछ भी रख दिया, मैंने कुछ भी, मेरा मतलब मैं खुद खड़ी होगी या कुछ भी कोई और मटेरियल रख दिया तो उसका बिल्कुल डिट्टो उसके सामने ही शो होगा ना, वैसे ही इसमें कहा है। अब एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सेट है, ठीक है, ए सेट है और मैंने ए क्रॉस ए ही रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसकी रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूं 1,1 2,2 3,3 4,4, ये जो चारों ऑर्डर पेयर है ना, ये चारों के चारों ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होना जरूरी है। इनके बिना कोई ऑर्डर पेयर प्रेजेंट हो या ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जैसे 1 है उसकी मिरर इमेज के साथ वो खुद प्रेजेंट होना जरूरी है, सेम 2 भी प्रेजेंट होना जरूरी है, सेम 3 भी प्रेजेंट होना जरूरी है, 4 भी प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर मैं कह दूं यहाँ पे मैं एक रिलेशन बना दूं और उसमें जस्ट ये लिख दूं 2,2 और 3,3, मतलब क्या है कि 4,4 को मैं यहाँ पे ना लिखूं तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को कुछ इस फॉर्म से लिख दूं 1,1 2,2 3,3 2,1 4,4, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? जी हाँ, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा क्योंकि इसमें 1,1 2,2 3,3 एंड 4,4 तो प्रेजेंट है ही ना। उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है रिफ्लेक्सिव की चेक करने में, ठीक है। तो 2,1 प्रेजेंट हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास जो ये चारों एलिमेंट्स है, इन चारों के जो हमारे पास इमेज है वो प्रेजेंट है ना, एक तरीके से उनके ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है ना, दैट्स ऑल। तो ये फंक्शन क्या होगा, ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन का क्या मतलब होता है? जैसे वही एग्जांपल हम लेंगे 1 2 3 और 4। सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास कहते हैं कि अगर हमारे पास हमने कोई रिलेशन बनाया और उस रिलेशन में 1,2 प्रेजेंट है तो 2,1 को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। ट्रांसिटिव में तो ये था कि एक ऑर्डर पेयर के साथ ही मतलब था कि 1,1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2,2 प्रेजेंट होना चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन जो है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है वो क्या कहता है कि 1,2 अगर प्रेजेंट है ना तो 2,1 को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये जरूरी है कि 2,1 को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास सेट है 1 2 3 एंड 4, यही सेट है हमारे पास। मान लीजिए हमारे सेट में है जो 1,2 एंड 2,3 प्रेजेंट है, इसमें से 2 खत्म हो रहा है और यहाँ पे क्या है, शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है 1,2 एंड 2,3, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट एंड इसका जो लास्ट एलिमेंट है इन दोनों को मिला के मतलब 1,3 भी प्रेजेंट होना जरूरी है। देखिए अगर हमारे पास A1, A2 प्रेजेंट है एंड उसके साथ साथ A2, A3 भी प्रेजेंट है तो हमारे पास A1, A2 भी प्रेजेंट होना जरूरी है। ये होता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ये सब अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए जब हम कल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस। कब कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन? जब हमारे पास एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों के तीनों होता है। जब हमारे पास एक रिलेशन के पास तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, जब हम कहते हैं कि ये रिलेशन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों की तीनों साथ में प्रेजेंट होनी कंपल्सरी है। ये कंपल्सरी कंडीशन है।
अगर ये तीनों की तीनों साथ में है, अगर एक भी मिसिंग है ना तो इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे, लेकिन अगर ये तीनों की तीनों साथ में है ना तो उस रिलेशन को कहेंगे हम इक्विवेलेंट रिलेशन। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से रिलेशन के बारे में कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। कल हम इसके एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, ये सब चीज़ें होती क्या है। ठीक है। एंड गाइज, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए इसकी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे आप लोगों को लिंक PDF मिल जाएगी। गाइस, अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।